नमस्कार दोस्तों, मैं राम मनोहर तिवारी आप सभी का आरएमटी बायोलॉजी लेक्चर में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं इस चैप्टर की 6 पार्ट डाल चुका हूं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, कृपया पहले वो वीडियो देखें फिर इसको देखें ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। मेन मकसद यही है स्टार्ट करने का कि जो आपका पेपर अभी आने वाला है 11th क्लास का 20 मार्च के आसपास, वो सारा का सारा रिवीजन आप लोगों को करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक बिना समय गंवाए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इस टाइम पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं नॉस्ट्रल्स के थ्रू और वो हमारे लंग्स में पहुंचती है। लंग्स में पहुंचने के बाद यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। लंग्स में पहुंचने के बाद यानी फाइनली एल्वेली में पहुंचने के बाद जो गैस है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है? ब्लड के अंदर। फिर ब्लड से कहाँ पहुंचती है? टिश्यू के पास। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर समझना है। बेसिकली डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में ज्यादातर अगर हम बात करें तो डायग्राम ही पेपर में ये बेसिकली आता है, तो इसको समझते हैं कि क्या होता है, कैसे कोई गैस बाहर से अंदर एंटर करती है। तो ये कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो गैसेस हैं आउटसाइड से इनसाइड एंटर करती हैं। बाकी इससे पहले की कहानी आपको पीछे बताई जा चुकी है। ठीक है, तो जब हम बात करें तो थोड़ा बहुत मैंने लिखिए जिससे कि आपका टाइम बचे। तो इट इज मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर, इट इज मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जब बाहर प्रेशर ज्यादा होगा अंदर प्रेशर कम होगा, बाहर ज्यादा और अंदर कम, तब जाके गैस जो है बाहर से अंदर आ जाती है। आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, तो कितना प्रेशर बाहर होता है, कितना अंदर होता है, ये भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, कि कितनी सॉल्युबल है गैस, उसके हिसाब से भी डिपेंड करेगा कि कैसे गैस ट्रांसफर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हिच इज इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। तो थिकनेस भी डिपेंड करती है कि जहां से गैसेस का एक्सचेंज होना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जो बार बार वर्ड आएगा, आने वाले टॉपिक में भी आएगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। इस चीज को समझना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में भी। तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस, क्योंकि आप जानते हैं जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें भी पर्टिकुलरली एक गैस होगी जिसका ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। तो वो जो प्रेशर है उसी को हम क्या कह रहे हैं? पार्शियल प्रेशर कह रहे हैं, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एट ऑक्सीजन के लिए हम PO2 का यूज करते हैं यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का यूज करते हैं। ठीक है, तो सीधा आते हैं कि कैसे इस टॉपिक को समझना है। तो ये डायग्राम बनाया हुआ है, जो पहला पार्ट है वो एल्वेलाई वाला है। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर हम लिखेंगे एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, वो वैल्यू ध्यान रखना है आपको। तो पहला है एटमॉस्फेरिक पार्ट। अब यहां से कैसे एल्वेलाई में आएगी वो बात करेंगे हम। फिर दूसरा पार्ट क्या है? पल्मोनरी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। उसके बाद ये हार्ट बनाया है, एक रफ डायग्राम है। उसके बाद हम बात करें तो सिस्टमिक आर्टरीज और सिस्टमिक वेन्स के द्वारा चीजें ट्रांसफर होती हैं। तो कैसे होती हैं इन चीजों को हम समझते हैं, इसमें वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर में कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो वैल्यू आपको याद रखनी है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई? PO2 होता है 159 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इस चीज में हम मेजर करते हैं। तो 159 mmHg प्रेशर आउटसाइड है बच्चे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो ये होता है लगभग 0.3 mmHg। ये चीज वैल्यू ध्यान रखनी है आपको एटमॉस्फेयर में। अब मैंने आपको एक चीज कहा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड है? मेनली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड है। बाकी जो फैक्टर है वो भी लिखे हुए हैं। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यहाँ पे 159 mmHg प्रेशर है, जबकि एल्वेली में कितना प्रेशर है? एल्वेली में प्रेशर है भाई यहाँ पे ऑक्सीजन का, पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे फिर CO2 पे आएंगे। तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है यहाँ पे वो कितना होता है? 104 mmHg, 104 mmHg, 105 भी लिख देता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब क्या है कि बाहर है 159 mmHg और अंदर है 104 mmHg। आप समझ सकते हैं कि बाहर हाई प्रेशर है और अंदर यानी एल्वेलाई में लो प्रेशर है। तो क्या होगा? एयर रशेस इनटू द लंग्स, एयर रशेस इनटू द लंग्स,
यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159 mmHg का यहाँ पे 104 है, तो प्रेशर डिफरेंस आया, डिफरेंस आप माइनस करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस कहाँ पहुंची? एल्वेलाई में। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, बस यही एक फंडा आपको याद रखना है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस एंटर होती है एटमॉस्फेयर से कहाँ? एल्वेलाई में। अब तो पहला एक्सचेंज तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं कि एल्वेलाई से गैस कहाँ ट्रांसफर होती है बच्चे? तो एल्वेलाई से गैस ट्रांसफर होती है पल्मोनरी वेन में। कहाँ ट्रांसफर हो रही है? पल्मोनरी वेन में। अब जाहिर सी बात है, यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्रेशर कितना है, कम होना चाहिए यहाँ पे प्रेशर, तभी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रांसफर होगी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितना प्रेशर होता है बच्चे? तो यहाँ पे इस जगह पर होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 mmHg। तो ये लोग 96, 94 लिख देते हैं, 100 तक भी ये जा सकता है, ठीक है। तो 95 mmHg है और यहाँ पे 104 है। तो अगेन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसफर होगी ऑक्सीजन। तो कहाँ पहुंचेगी बच्चे? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में जो जा रही है, कैसी जा रही है ऑक्सीजन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जा रही है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। कौन सा ब्लड ट्रांसफर होता है बच्चे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है यहाँ पे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ एंटर हो रहा है। अगर हम बात करें तो जैसे ऊपर वाले पार्ट ये एट्रियम है और नीचे वाले पार्ट क्या है? आपके वेंट्रिकल्स हैं। तो अगर हम बात करें तो पल्मोनरी वेन कहाँ डालती है ब्लड? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अगर हम बात करें तो एओर्टा आर्टरीज से होते हुए फाइनली कहाँ पहुंचता है? सिस्टमिक आर्टरीज में पहुंचता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 95 mmHg है, वही ब्लड आ रहा है, यानी यहाँ पे जो PO2 है वो 95 है बच्चे, यानी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है? 95 है। एट द सेम टाइम अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है यहाँ पे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी प्रेजेंट है। लगभग जो PCO2 है यहाँ पर वो 40 होता है बच्चे। PCO2 कितना होता है? 40 mmHg। अब सिस्टमिक आर्टरीज है यहाँ पे, इसके बाद जो नीचे बना रखा है ये क्या है? टिश्यू या बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स, ये चीजें हैं आपकी टिश्यू बॉडी पार्ट्स। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 है, टिश्यू में कम होगा। टिश्यू में ऑक्सीजन का 50, 45, 40, 20 तक, 15 तक जितनी ज्यादा एक्टिव होगी सेल उतना कम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ पे एंटर करेगी। तो अगर आप ऑक्सीजन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 45 भी रखो तो कोई इशू नहीं है। तो PO2 अगर मैं यहाँ 45 mmHg लिख दूं तो यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैसेस कहाँ पहुंच जाएंगी? आपकी टिश्यू में पहुंच जाएगी। तो आगे की कहानी में हम बात करेंगे कि कैसे ऑक्सीजन जो है सिस्टमिक आर्टरीज से टिश्यू में पहुंची, क्या एक फैक्टर थे, वो सब भी हम चर्चा करेंगे आने वाले टॉपिक में। फिलहाल तो यहाँ पे एक बेसिक फंडा याद करना है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो था वहां से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो जाती है और कहाँ पहुंचती है? टिश्यू के पास। टिश्यू के पास पहुंच गई। अब टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंच गई और इसके बदले टिश्यू क्या कर रहा है? यहाँ से लगातार जो टिश्यू है वो CO2 रिलीज कर रहा है बच्चे। क्या रिलीज कर रहा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन का यूज करेगा। अब आप समझ सकते हो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, ऊपर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन है। तो जो CO2 है ये निकल रही है जरा लगातार टिश्यू से। अब टिश्यू से लगातार CO2 निकल रही है तो किसमें मिल रही है? ब्लड में। तो कैसा ब्लड हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, मान लो सपोज कि इसमें 100% ऑक्सीजन है, तो वो पूरी ऑक्सीजन नहीं ट्रांसफर करता टिश्यू के पास, बहुत करा तो 25% ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है, बाकी उसमें रह जाती है, ठीक है। तो आगे बात करें तो अब यहाँ पे जैसे ही CO2 ब्लड में मिलेगी कैसा ब्लड हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। यहाँ पे 45 है प्रेशर PCO2 का, सपोज PCO2 का 45 है, यहाँ पे क्या है बच्चे? 40 है, यहाँ पे 40 है। तो लगातार हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से वेन्स में एंटर हो जाती है। फिर वही धीरे धीरे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद कहाँ एंट्री होगी? पल्मोनरी आर्टरीज में एंट्री हो जाएगी और पल्मोनरी आर्टरीज में एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे कितना है? CO2
CO2 है बच्चे यहाँ पर 40 mmHg, ठीक है, और ऑक्सीजन भी एज कम्पेयर टू कम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर जहाँ 95 था ऑक्सीजन, यहाँ पे PCO2 कम था, और जहाँ पे PCO2 40 है यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा, 45 के अराउंड हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन होता है डीऑक्सीजनेटेड में भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 40 है, लेकिन एल्वेलर एयर में अगर हम बात करें तो अब ये समझना कि यहाँ से जो एयर आ रही है सिस्टमिक वेव्स वगैरह से लगातार, तो CO2 बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये 40 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 45 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी PCO2 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई हो जाएगी। PCO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी। अब PCO2 45 है, एल्वेलाई में PCO2 कितना है बच्चे, 40 है, तो अगेन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, 45-40 का खेल चल रहा है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर CO2 ट्रांसफर होगी कहाँ, एल्वेलाई में। अब बाहर कितनी है PCO2, बाहर है 0.3 mmHg, तो अगेन एल्वेलाई से एयर कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में तो वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है बच्चों, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में हम बात करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ गए हो, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। तो जब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, तो इसमें दो चीजों का ट्रांसपोर्ट आपको सीखना है, दो चीजों का ट्रांसपोर्ट आपको सीखना है इसमें। एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत डिटेल में बात करेंगे टॉपिक के बारे में, और इनसे हटके भी थोड़ी सी बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पहली बात जो आपको सीखनी है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई थोड़ा सा नॉइज हो सकता है बैकग्राउंड में, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कर्व बन रहा है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में कि कौन से फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर के लिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बताइए, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बताइए, या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से क्वेश्चन आ जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को लेकर, तो वो बात भी हम इसी वीडियो में करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा करें ताकि एक बार में आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाए। तो जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, बस कुछ बातें आपको समझनी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। एक्सचेंज तो आपने देखा कि कैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एल्वेली में आ रहा है, एल्वेली से ब्लड, ब्लड से टिश्यू। अब हम बात करें उसके पीछे के रीजन कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। देखो, अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है 2 तरीके से ट्रांसफर होता है। एक तो बहुत कम परसेंटेज है, अगर मैं आपको जनरल बताऊं तो 1.5% के आसपास जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और 98.5% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। मेन मुद्दा तो ये है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो एक एवरेज लेके चलता है कि प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 1 to 3% होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 97% होता है। तो हमें फॉलो करना है एनसीईआरटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन की जो परमेबिलिटी है वो प्लाज्मा में बहुत कम है। पहली बात तो ये समझना कि आखिर प्लाज्मा के थ्रू इतना कम क्यों हो रहा है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो थ्रू प्लाज्मा, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ओनली 1 to 3%, ओनली 1 to 3%। वैसे ऑन एन एवरेज 1.5% होता है। तो 1 to 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के थ्रू। इतना कम क्यों भाई, क्या कारण है इसके पीछे जो इतना कम ट्रांसपोर्ट हो रही है प्लाज्मा से? तो प्लाज्मा में आप जानते होंगे सभी कि 92% वाटर है। अब 92% वाटर है तो जाहिर सी बात है पोलर मॉलिक्यूल है, तो इतनी ज्यादा डिसॉल्विंग नहीं है, इतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं है इसकी, तो इसलिए प्लाज्मा के थ्रू ये कम ट्रांसफर होता है। ज्यादा ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो अगर हम बात करें तो थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, थ्रू प्लाज्मा
और थ्रू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट in the form of ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में कितना परसेंट होता है बच्चों? 97%। वैसे ऑन एन एवरेज बताऊं तो उसमें 1.5 था, यहाँ 98.5 होता है। तो लेकिन हम एनसीईआरटी का डाटा ले रहे हैं, 97% ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन किस रूप में? ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में। तो देखते हैं भाई ऑक्सीहीमोग्लोबिन का मतलब क्या है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का मतलब है कि जैसे हीमोग्लोबिन है हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन की चर्चा यहाँ पर जरूरी है, तो थोड़ी सी हीमोग्लोबिन की हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं एक इक्वेशन लिख दूं उसके बाद। तो हीमोग्लोबिन जो है इसको हम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं बच्चे, इसको हम रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं या फिर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कह सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जुड़ा इससे, तो इसको आप डीऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होगा, यानी बाइंडिंग। दोनों तरह का प्रोसेस है, बाइंडिंग भी होता है, डिसोसिएशन भी होता है। तो फिलहाल हम बाइंडिंग की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होगा। मैं कोई बैलेंस इक्वेशन नहीं बता रहा आपको, तो ये बना देता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। नहीं तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि Hb ले लिया और 4 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल ले लिया और ये Hb4, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4HbO8 आ जाएगा, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा, इस तरीके से भी आराम से लिख सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है भाई? ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही 97% ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है which transport oxygen molecule, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है बच्चों, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है हीम और दूसरी है प्रोटीन ग्लोबिन। एक है हीम और दूसरी है ग्लोबिन। हीम जो है आयरन पार्ट होता है, ग्लोबिन जो है प्रोटीन है। तो आयरन मॉलिक्यूल ही जो है क्या है? ऑक्सीजन से बाइंड होते हैं। तो 4 आयरन मॉलिक्यूल होते हैं, जो 4 आयरन होते हैं जो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा, तो हम क्या लिखते हैं कि भाई वन हीमोग्लोबिन बाइंड विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होती है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होती है। वैसे ऑन एन एवरेज बात करें अगर 100 ml में, तो पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना उसमें ऑक्सीजन होता है? तो पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड it carries approx 20 ml of oxygen, 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेके चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 ml ऑक्सीजन इसने टिश्यू को दे दिया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम 100% मान के चलते हैं तो 25% ऑक्सीजन ही टिश्यू तक पहुंचती है, बाकी उसी में रह जाती है और लौट जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ 20 ml ऑक्सीजन है, लेकिन 20 ml ऑक्सीजन है, लेकिन टिश्यू कितना लेता है? 5 ml, बट ओनली 5 ml ऑक्सीजन reaches to the tissue। तो हर 100 ml ब्लड से 5 ml ऑक्सीजन जो है टिश्यू तक पहुंचती है। ठीक है,
लगभग 1 ग्राम जो ऑक्सीजन है, मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो कोई अगर एडल्ट पर्सन है तो हम लोग बात करके चलते हैं कि 13 to 16 उसका हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, 13 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो अगर हम ऑन एन एवरेज 15 ग्राम ले लेते हैं और 15 ग्राम को 1.34 ml से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो लगभग कितना ml आता है, 20 ml ऑक्सीजन। 20 ml ऑक्सीजन, लेकिन इसका कितना मिलता है टिश्यू को 25%, 25%, यानी 5 ml ऑक्सीजन जो है ट्रांसफर होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जिसका हीमोग्लोबिन कम होगा ऑब्वियस सी बात है कि उस टिश्यू तक ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी, ठीक है। और ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है बॉडी में तो एनीमिया हो जाता है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप शॉर्ट में जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं बच्चे। लेकिन यहाँ पे एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हीमोग्लोबिन के सैचुरेशन में और ऑक्सीजन में क्या रिलेशन है, यानी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें क्या रिलेशन है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इन सब चीजों को भी हम डिटेल में अभी बात करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सफिशिएंट है एग्जाम के लिए इतना, ठीक है गाइस। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देख लिया। उसके बाद हम बात करें जो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये बताता है कि कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड है। जैसे हीमोग्लोबिन जो भी हो हमारी बॉडी में, जैसे जैसे हम ऑक्सीजन लेते जाएंगे वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता जाएगा। तो अगर सारे ऑक्सीजन से बाइंड हो गया है हीमोग्लोबिन तो बाइंड होता जाएगा। टाइम ऐसा है कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन हीमोग्लोबिन जितना सैचुरेट होता हो जाता है। तो अगर जितने भी हीमोग्लोबिन है वो मैक्सिमली अगर 90% से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाए तो हम कह देते हैं कि वो फुल्ली सैचुरेटेड हो गया है हीमोग्लोबिन, ठीक है। यानी मैक्सिमम सैचुरेशन हो चुका है, जितना बाइंड हो सकता था उतना हो गया। कई बार होता है पार्शियली सैचुरेटेड, जहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी होते हैं और प्योर हीमोग्लोबिन भी बचे हुए होते हैं, यानी कि 50% ही सैचुरेशन हुआ होता है। तो हम बात करते हैं कि ये जो ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो इसमें बात क्या करनी है हमें कि क्या है, इट इज द ग्राफ बिटवीन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो कौन सा है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का ग्राफ है। ये हमें ये बताता है कि कौन से फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, कब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये शॉर्ट में मैंने लिखा है कि कुछ फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, एसिडिटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूंगा, पहले ये बता दूं आपको और इनके भी आपको ग्राफ बना के दिखा देंगे, ठीक है। फिलहाल ये ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ना कुछ वैल्यू बच्चे याद रखना जरूरी है, कुछ वैल्यू याद रखना जरूरी है। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जब 20 mmHg होता है तो कितनी परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाती है। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा सैचुरेशन होगा, ध्यान रखना। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है उससे उतना मतलब नहीं जितना मतलब है कि पार्शियल प्रेशर कितना है। तो अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन ज्यादा बाइंड होती है, ठीक है ना। और ज्यादा हीमोग्लोबिन बाइंड होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाएंगे बच्चों। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 20 होता है तो परसेंटेज सैचुरेशन कितना होता है, लगभग 35%। ये वैल्यू से थोड़ा ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा आपके लिए। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अगर 40 हो तो लगभग परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का 75% होता है। और अगर आप लेके चले जाएं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लगभग 90 प्लस, मोर देन 90, तो हीमोग्लोबिन जो है वो लगभग हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं, अप्रॉक्स 98 to 100% सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो इन वैल्यू से आप ये बना पाएंगे, कुछ चीजों को जान पाएंगे यहाँ पे। तो जैसे अगर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर कितना है बच्चे 20, तो परसेंटेज सैचुरेशन कितना है 35। तो लगभग यहाँ पे डॉट आ रहा है जैसा आप मैथ में बनाया करते थे ग्राफ, सेम वैसे ही बनाना है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे तो जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 40, तो उस टाइम पर हीमोग्लोबिन की परसेंटेज सैचुरेशन कितनी है 75, लगभग कितनी है 75, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो जब 90 से ज्यादा हो जाए, आप 100 के आसपास लेके चले जाएं तो लगभग सैचुरेशन भी 100 के आसपास हो जाता है या पूरा सैचुरेट हो जाता है। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनाओगे आप, कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरीके से। तो इसको हम एस
शेप कर्व भी बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बना सकते हो। अब जब हम इन फैक्टर की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि ग्राफ लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। लेफ्ट जाएगा तो कौन सा फिनोमेना होगा, राइट जाएगा तो कौन सा फिनोमेना होगा, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। फिलहाल ये ग्राफ आपको इस तरीके से इजी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इस ग्राफ को अफेक्ट कौन कौन से करते हैं, ये वाले फैक्टर। तो इस फैक्टर की मदद से भी हम आपको 2-3 ग्राफ बना के दिखा देते हैं, जिससे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट। तो कैसे अफेक्ट करता है इस चीज के बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का ग्राफ है। डेफिनेशन आप बना सकते हो कि द ग्राफ प्लॉटेड अगेंस्ट परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके फैक्टर के भी ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा सा उससे ज्यादा आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चे, तो हम लोग बात कर लेते हैं अब कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को, कुछ बातें जानते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच की, तो जब हम पीएच की बात करते हैं तो ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। मैंने वैल्यू सब में डाली, आपको वैल्यू डालनी है सब में, क्योंकि टाइम लगता है तो इसलिए वैल्यू नहीं डाली, बस ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो अगर हम बात करें कि जब ब्लड पीएच कम हो जाएगा, देखो नॉर्मल ब्लड पीएच 7.4 होता है, नॉर्मल ब्लड पीएच 7.4 होता है। तो जैसे ही लो हो जाएगा 7.2, यानी कि अगर ब्लड पीएच कम हो रहा है तो यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है। तो एसिडिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो जो परसेंटेज सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो घटेगा। देखो पहले परसेंटेज सैचुरेशन 80 था, और लेकिन जब अगर आप नीचे आओगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो 10% घट गया है कि नहीं। तो ग्राफ किस साइड शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है ग्राफ। तो ग्राफ अगर राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, जिसको हम बोर्स इफेक्ट कहते हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे तो सभी में जो ग्राफ है कौन सा साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है ग्राफ। तो जो राइट साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वाला खेल बाद में बताएंगे। तो राइट साइड जो ग्राफ शिफ्ट हो रहा है उसको हम बोर्स इफेक्ट कहते हैं। तो अगर ब्लड पीएच कम हो रहा है तो यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से यानी H+ आयन ज्यादा हो रहे हैं, H+ आयन ज्यादा हो रहे हैं, तो आसानी से वो क्या करवा रहे हैं, एसिडिक जो चीज एसिड होती है ना, वो क्या करती है कि एसिड बेसिकली चाहे लैक्टिक एसिड हो या कोई दूसरा एसिड हो, ये काम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो एक दूसरे के लिए एफिनिटी है, उस एफिनिटी को कम कर देते हैं। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है वो उसको छोड़ देगा, ठीक है। मेन मुद्दा यही होता है बच्चे इसमें। तो आप यहाँ भी देख सकते हो जब हाई ब्लड PCO2 होगा, यानी कि जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा, कहाँ ज्यादा होता है, टिश्यू पे ज्यादा होता है। जब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो फिर ग्राफ कौन साइड में शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम बोर्स इफेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो जब हाई ब्लड PCO2 होगा तो वहां पे भी ऑक्सीजन रिलीज होना चालू हो जाएगा, परसेंटेज सैचुरेशन कम हो जाएगा। जैसे पहले परसेंटेज सैचुरेशन इतना था बच्चे, तो अब परसेंटेज सैचुरेशन देखो कम हो गया। इतना क्या हो गया, कम हो गया परसेंटेज सैचुरेशन। यही हाल टेम्परेचर का है। अगर अब देखो लगातार मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है हमारी बॉडी में, आप वर्क करते रहते हैं, हमारी मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, हमारी स्मूथ मसल्स वगैरह कर रही है। तो मैं बार बार कॉन्ट्रैक्शन क्यों कह रहा हूँ भाई, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है बच्चे की हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, एसिड निकलता है। तो अगेन हीट और एसिड निकलेगी, यानी बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो अगेन क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन अनलोड हो जाएगी, यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, कुल मिलाकर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस कर्व की मदद से समझ पाते हैं कि कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग होता है। अगर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है हीमोग्लोबिन से, PCO2 ज्यादा हो तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है, क्योंकि PCO2 भी ज्यादा हो रहा है तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन आयन ही निकल रहे हैं, और ज्यादा हाइड्रोजन आयन मतलब ज्यादा एसिडिक हो गया वो, ठीक है ना। तो एसिडिक और एसिडिक क्या करता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अलग करवाने का काम करता है, ठीक है। तो यही चीज इसके अंदर हो रही है जो आपने देखा, ये फैक्टर थे जिस तरीके से इसको अफेक्ट करते हैं। आशा करता हूँ अच्छे से आप समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आ रही है तो भाई जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ये मेरा काम है और आपका काम है करवाना, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक हमने डिटेल में बात कर ली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। ये मत समझना कि बस YouTube में फ्री में वीडियो आ रही है तो कोई नहीं, बिल्कुल क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको दिया जा रहा है। हाँ, नॉइस थोड़ा बहुत कुछ दिन प्रॉब्लम रहेगी, फिर ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो मैं आपको और बता दूं तो फिर चैप्टर को हम समापन की ओर बच्चे ले चलें, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में लिखकर बात कर सकते हैं, ठीक है ना, आपका जवाब दिया जाएगा। चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।
अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। बहुत इजी है ये भी। ऑक्सीजन का आपने देखा दो तरीके से होता है, प्लाज्मा के थ्रू लगभग 1 to 3% होता था और 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है। वो हमने बात कर ली, थोड़ा बहुत आप लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन में ईच 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स इक्विवेलेंट ऑफ 53 ml ऑफ गैसेस CO2, लगभग इतना होता है, which is transported in 3 मेन फॉर्म। 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे CO2, जिनमें अगर हम बात करें जो पहला तरीका है वो है डिसॉल्व। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? एज डिसॉल्व CO2 यानी प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा नहीं कहेंगे हम, सिंपल कहेंगे डिसॉल्व फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है CO2 वो कितना हो रहा है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें बहुत कम मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन होता है, लगभग 7% ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का। 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट in the form of dissolved CO2। तो होता क्या है भाई कि ये H2CO3 की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है 7%। H2CO3 जो है ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ये ब्रेक हो जाता है आपका। अगर हम बात करें तो H+ प्लस HCO3 माइनस आयन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में इसकी बात नहीं करेंगे, हम बेसिकली बात करेंगे कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है? 7% ट्रांसपोर्ट होता है। हालांकि फाइनली जाके ये भी CO2 में ही कन्वर्ट होगा, यहाँ से भी CO2 ही निकलेगा, लेकिन कितना ट्रांसपोर्ट होता है? 7%। दूसरा क्या है? 23%। वैसे बुक में 25% तक दिया हुआ है, तो 23% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड in the form of कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 23% ट्रांसफर होता है। ये भी अच्छा खासा अमाउंट है जो ट्रांसफर हो रहा है। एनसीईआरटी में अप्रोक्स 25% दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चे इसके अंदर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है बच्चे, ठीक है। तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती है और इस फॉर्म में कितना ट्रांसफर होता है? 23 ट्रांसफर होता है। और जब ये सिस्टमिक कैपिलरीज के पास पहुंचेगी, सिस्टमिक, और यानी कि अगर हम बात करें टिश्यू के पास जब ये पहुंच रही होगी, तो टिश्यू में क्या होता है? अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। जब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो वहीं पे हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड होता है और ये फॉर्म करता है, ठीक है। और जब ये वापस पहुंचेगा एल्वेलाई में, तो ये HbCO2 में क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो Hb जो है CO2 को क्या कर देगा? छोड़ देगा, जिस वजह से CO2 आपके बाहर निकल जाएगी बॉडी से। फिर से बता दूं मैं आपको कि 7% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हो रही है। कहाँ बनता है? ये टिश्यू लेवल पर बनता है। कहाँ रिलीज होता है? ये एल्वेलाई पे रिलीज होता है। जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहाँ ये कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और बाहर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो मेन ट्रांसफर होता है सबसे ज्यादा मात्रा में, वो होता है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में लगभग कितना होता है? 70%। तो अगर हम बात करें थर्ड में, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड in the form of bicarbonate ion। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कितना ट्रांसफर होता है बच्चे? 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होती है। अब देखो इसको अगर हम सिंपल वे में बात करें तो होता क्या है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सपोज ये प्लाज्मा है, ये टिश्यू है, तो टिश्यू में आपको पता है कि टिश्यू लगातार पार्शियल प्रेशर वहां ज्यादा है टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड का,
अब अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो CO2 लगातार निकल रही है टिश्यू से, अभी हम बाहर नहीं निकाल रहे, टिश्यू से निकल रही है। तो टिश्यू से कहाँ पहुँचती है? रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल में क्या है बच्चे? हीमोग्लोबिन है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो टिश्यू से क्या आई? CO2 अंदर एंट्री करती है बच्चे। अब जब CO2 अंदर एंटर करा तो आपको पता है कि यहाँ पे वाटर भी होगा, वाटर के साथ जब ये जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। चूंकि ये अनस्टेबल है तो ये बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से बाइकार्बोनेट आयन जो है बनता है, साथ में H+ आयन निकलता रहता है। जितना तो बाइकार्बोनेट आयन बनेगा उतना तो H+ आयन भी बनता जाएगा, यानी कि मामला यहाँ पे एसिडिक होता जा रहा है। तो यहाँ बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन क्या है? कम है। तो क्या होगा कि सम ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूजेस टू द प्लाज्मा। कहाँ पे पहुंच जाएगा बाइकार्बोनेट आयन? प्लाज्मा में पहुंच जाएगा बच्चे, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट आयन जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से अंदर क्या घुसेगा? क्लोरीन घुसेगा, क्लोराइड। तो क्लोरीन जो है आरबीसी के अंदर एंटर करता है टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। तो क्लोराइड शिफ्ट हो गया है इसके अंदर, इसलिए इसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, जिसकी वजह से आयनिक बैलेंस चलता रहता है। अब प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन आ गया है, अब प्लाज्मा से कहां पहुंचेगा? आपका धीरे धीरे पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंचेगा बच्चे। तो ये जो HCO3- आयन है, ये HCO3- आयन अगेन क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे H2O और CO2 में एल्वेलाई के पास, और एल्वेलाई से क्या हो जाएगा? ये रिलीज हो जाएगा। एल्वेलाई में CO2 बनेगा और उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, रिलीज इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन CO2 के फॉर्म में फिर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट आयन का, यानी कि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर करती है आरबीसी में, आरबीसी में डिफ्यूज हो गई। उसके बाद क्या होगा कि ये जो CO2 है वाटर से बाइंड होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी, कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है तो बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा। ये बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ तो हाई टू लो बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज हो जाएगा बच्चे, और इसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन एंटर हो जाता है, जिसे हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें तो एल्वेलाई तक CO2 पहुंचती है और वो रिलीज हो जाती है। तो क्योंकि एल्वेलाई में क्या है ऐसा? एल्वेलाई में बच्चे ऑक्सीजन ज्यादा है, एल्वेलाई में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर क्या है? ज्यादा है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां पे जो ये क्या बाइकार्बोनेट आयन के साथ जुड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है ये फ्री हो जाएगी, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन आयन से जुड़ के वाटर अलग निकाल देंगे, CO2 अलग हो जाएगा, और जब CO2 अलग हो जाता है तो उसे हम हार्डेन इफेक्ट कहते हैं। जब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था तो बोर्स इफेक्ट था, जब CO2 रिलीज होगा तो क्या होगा? वो हार्डेन इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है। तो ये मैंने आपको इस चैप्टर को लगभग कंप्लीट करा दिया है, और आगे जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें, और इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे और बहुत जल्द इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे जितनी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।